नमस्ते। पिछले 24 घंटे में पूरी देश दुनिया में ऐसा क्या हुआ है जिसका सीधे सीधे भारत पर असर पड़ने वाला है। हम आपको एक बार फिर से रोजाना का जो कार्यक्रम है दुनिया जंक्शन उसमें आपको लेकर आते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन का अटैक हुआ है जिसमें एक भारतीय की मौत हुई है और 63 लोग घायल हुए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज का तोड़ खोज लिया है भारत के दो दोस्त जो है वो मदद करने वाले हैं। कैसे मदद करेंगे, सारी चीजें हम विस्तार से आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जो नेपाल की जो सत्ताधारी पार्टी है आरएसपी चीफ, उसके चीफ जो आए हुए थे अभी, उसके ठीक बाद उसके विदेश मंत्री भी भारत आ रहे हैं। इसका क्या मायने हैं, लिपुलेख और सिंपिया दुर्रा का जो मामला चल रहा है उस पर क्या बातचीत होगी, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। चौथी बड़ी खबर यह है कि चीन को घेरने की तैयारी भारत ने कर ली है। जापान की जो पीएम है वो भारत आ रही है और एक युद्धपोत की डील हो रही है। कौन सी युद्धपोत है, ये किस क्लास की युद्धपोत है, क्या है इसके मायने, क्या है इसकी खासियत, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए, अगली बड़ी खबर यह है कि रूस का तेल उत्पादन घट गया है। भारत पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि भारत अभी भी सबसे अधिक कहीं से तेल खरीद रहा है तो वो है रूस से, और रूस कह रहा है कि हमारा तेल का उत्पादन गिर गया है। पहली बार स्वीकार किया है। भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, नहीं पड़ेगा, क्या होगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। इस बीच हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में पाकिस्तान का एक युद्धपोत पहुंच गया है। लगे हाथ भारत ने भी अपना युद्धपोत वहां पे पहुंचा दिया है। क्यों पहुंचे हैं दोनों देशों के युद्धपोत, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और सातवीं खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की एक करारी हार हुई है। किस मामले पे हार हुई है, यह भी हम आपको बताएंगे विस्तार से। आठवीं खबर यह है कि साउथ चाइना सी में चीन ने एक बार फिर से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। इसका असर भारत पे कैसे पड़ने वाला है, सबसे अहम खबर है, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड का खास शो दुनिया जंक्शन। हम सभी जानते हैं कि ईरान के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनसे नहीं बन रही है। क्यों, कारण दो कारण है। एक, मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं सारे के सारे अमेरिका के समर्थक हैं। सारे देशों के, लगभग सारे देशों में अमेरिकी जो वायुसेना का बेड़ा है वो मौजूद है। दूसरी चीज कि ईरान लगातार उन देशों पे अटैक कर रहा है। इसी क्रम में आज ईरान का एक आत्मघाती ड्रोन जो कामिकाजी ऐसे नाम से जाना जाता है, उसने ईरान ने टारगेट करके कुवैत की एयरपोर्ट पे हमला किया है। सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ है जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो चुकी है, जबकि उस एयरपोर्ट पे मौजूद 63 लोग घायल भी हुए हैं। कुछ देर के लिए इस एयरपोर्ट को बंद भी किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और बड़ी खबर क्या है, अब अगली खबर यह है कि हॉर्मुज से जो तेल का टेंशन है वो दूर हो गया है। कैसे, देखिए, ये जो महिला है ना, ये आई हुई है भारत। अब ये कौन है भाई साहब, तो ये है वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति हैं, कार्यकारी राष्ट्रपति इन्हें कहिए, क्योंकि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे उन्हें तो अमेरिका ने किडनैप कर लिया, तो ये कार्यकारी राष्ट्रपति हैं। एक और दोस्त है जो इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है इराक। वो भी हम आपको बताएंगे कैसे भारत की मदद करने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए क्या है, हॉर्मुज से तेल की टेंशन दूर, इस देश से सबसे बड़ी डील के आसार, रूस खाड़ी देशों का मोहताज नहीं रहेगा भारत। इनका नाम जो है डेल्सी रोड्रिगीज है। ये डेल्सी रोड्रिगीज हैं, ये आई हुई हैं भारत। पीएम मोदी से इन्होंने मुलाकात भी किया है। देखिए, भारत जो है वो वेनेजुएला से तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। कई साल पहले आप देखते होंगे कि भारत की जो तेल की कंपनियां हैं वेनेजुएला में अपना बहुत बड़ा प्लांट भी लगाई हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, यहाँ कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। कुछ जो फिक्स होता है वो है इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। जहां जिसका लागू होता है वैसे दोस्त और दुश्मन बनते जाते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि अंतरिम
राष्ट्रपति के साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था, वित्त एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सूचना संचार सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रहा है कि मई 2026 तक भारत ने प्रतिदिन 4,27,000 बैरल लीटर तेल खरीदा है, जो दक्षिणी अमेरिकी देश से अमेरिकी खरीद के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक, एक और बड़ी खबर है, हमने कहा कि वेनेजुएला तो मदद कर ही रहा है, इससे भी ज्यादा और महत्वपूर्ण क्या है तो वो है इराक। इराक कह रहा है कि हम 3 गुना ज्यादा तेल आपको अब देने के लिए हम राजी हो रहे हैं। यूएई भी कह रहा है कि हम भी आपको तेल देंगे। आपको याद होगा अभी पिछले ही दिनों जब भारतीय प्रधानमंत्री यूएई गए थे तो उन्होंने एक डील किया था। डील क्या था कि जब भी युद्ध के आसार होंगे या युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होंगे उस समय सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो तेल होता है ऑयल रिजर्व, वो यूएई हमें प्रदान करेगा। ये डील करके वो आ गए थे। अब आइए आपको हम और थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि कैसे इराक जो है वो मदद करने के लिए तैयार हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना उसका होगा नहीं। ठीक, अब देखिए ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक, ये रहा कुवैत, ये रहा इराक, ये रहा ईरान। पहले हम ईरान से भी तेल खरीदते थे, लेकिन क्या है कि डिप्लोमेसी में कब कौन किसका दोस्त बन जाए, कौन किसका दुश्मन, ये हम नहीं जानते। ईरान के साथ हमारा तेल बहुत खरीद लगभग ख़त्म हो गया है। इधर जब अमेरिका छूट दिया था तो हम कुछ खरीद रहे थे। अब देखिए ये जो है इराक, ये भी बहुत बड़ा तेल का उत्पादक देश है। अब ये कैसे हमें तेल देगा? आप कहेंगे भाई साहब ये तो ये रास्ता रहा तो यहाँ ला के मुंबई के पोर्ट पे ला देगा या गुजरात की किसी पोर्ट पे ला के दे देगा। हॉर्मुज से तो गुजरना पड़ेगा। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हॉर्मुज का तोड़ भारत ने खोद लिया? जवाब बताते हैं आपको। इराक इस रास्ते से जॉर्डन भेजेगा तेल। जॉर्डन जो है, आपको ध्यान दीजिए यहाँ पे, जॉर्डन जो है यहाँ पे भेजेगा। ठीक, फिर इस रास्ते से जो यमन का ये है, जिबूती का जो है ये पार्ट, इस रास्ते से होते हुए गल्फ ऑफ एडन के रास्ते होते हुए मुंबई या फिर गुजरात तेल आसानी से पहुंच जाएंगे। इराक इस पे राजी हो गया है। वो कह रहा है कि हम 3 गुना ज़्यादा तेल देने के लिए भी तैयार हैं आप। ठीक, चलिए अगली बड़ी खबर पे चलते हैं। नेपाल के जो सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख हैं वो आ रहे हैं भारत आए थे। अब उनके बाद विदेश मंत्री भी भारत आ रहे हैं। अब ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ही दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा था कि भारत ने ही नहीं, नेपाल ने भी भारत की जमीन पे कब्जा कर रखा है। बड़ा बवाल हुआ था इस मामले पे कि भाई कौन सी जमीन है नेपाल की। भारत के लोग ही पूछ रहे थे कि बताओ भाई कौन सी जमीन है जो नेपाल ने कब्जा कर रखा है। अब उसके ठीक बाद ही आरएसपी के चीफ आए थे, भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ है नितिन नवीन, उनसे मुलाकात की थी। वही सारे इसके बहुत सारे मायने भी निकाले जा रहे थे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल को 2 दिवसीय भारतीय दौरे पर नई दिल्ली आ रहे हैं। शुक्रवार को आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। यह उनका दौरा नेपाल की सत्तारूढ़ स्वतंत्र पार्टी प्रमुख रवि लामिछाने की भारत यात्रा के बाद हो रही है। 2 सबसे बड़ा विवाद का केंद्र है भारत के साथ। एक है लिपुलेख का जो पास है, इसी रास्ते से भारत कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता है। केपी शर्मा ओली तो आपको याद ही होंगे, कोविड का समय चल रहा था, इसी मामले को लेकर भारत और नेपाल के बीच में तल्खियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले पे जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर क्या है? चीन को घेरने की तैयारी। जापान की पहली महिला पीएम आ रही हैं भारत और मोगामी क्लास युद्धपोत की होगी डील। क्या है ये मोगामी क्लास युद्धपोत? देखिए ये युद्धपोत की डील होगी ही होगी। भारत कहते हैं ना छोड़ता नहीं। आपको याद होगा कि सीए का आंदोलन चल रहा था, जापान के प्राइम मिनिस्टर का दौरा शेड्यूल हुआ था इंडिया में और असम में होना था। ठीक, यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत फिर से जापानी पीएम को उसी असम में लेके जा रहा है जहां उनका पहले दौरा होना सुनिश्चित था। ठीक, एक नजर डाल लेते हैं इस पे।
जापानी पीएम से असम में क्यों मिलेंगे पीएम मोदी? जापान के लिए असम काफी अहमियत रखता है। असम एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के तौर पे उभर रहा है। यहाँ एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे भी काम चल रहा है। जापान और असम के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे और बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। जापान भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत असम के विकसित में से एक प्रमुख भागीदार है। इससे पहले पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी दिसंबर 2019 में असम का दौरा करने वाले थे, जो सीए के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों के कारण टल गया था। देखिए, हम तो पहले बुला रहे हैं उन्हें, जापानी पीएम को, कि आइए भाई इंडिया, लेके जा रहे हैं वहीं जहां पहले वाले का दौरा कैंसिल हुआ था। दूसरी चीज, ये तो वही टिट फॉर टैट। दूसरी चीज, सेमीकंडक्टर, आप देखते हैं कि एआई के दौर में दुनिया बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सेमीकंडक्टर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है हमारी जीवन शैली में, दिनचर्या में। कहिए कि दिनचर्या में भी सेमीकंडक्टर वो इम्प्लाई हो रहा है, हैं? तो अब क्या हो रहा है कि सेमीकंडक्टर की डील होने वाली है जापान के साथ। अब दूसरी बड़ी डील क्या है? मोगामी क्लास युद्धपोत पर भी बातचीत होगी। मोगामी क्लास युद्धपोत क्या है? जापान का अत्याधुनिक, उन्नत और मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट है। इसका इस्तेमाल जापानी नौसेना करती है। हाल में ही जापान ने भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य मित्र देशों को इसका ऑफर दिया है। इसमें डिजाइन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। मेक इन इंडिया आपने तो सुना ही होगा। मेक इन इंडिया क्या कर रहा है? मेक इन इंडिया बनाने के पीछे का मकसद यही था, मेक इन इंडिया हथियार, कि पहले भारत अन्य देशों से हथियार खरीदता था जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता था। इसका एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि युद्ध के समय में आप दूसरे देशों पे निर्भर होते हैं। मान लीजिए कि कोई हथियार है आपके पास, वो खराब हो गई। अब जब टेक्नोलॉजी ही नहीं रहेगा तो आप उसे रिपेयर कैसे करेंगे? इसके लिए फिर आप निर्भर हो जाते हैं दूसरे देशों पे। तो भारत बार बार जोर देता है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक, जापान तैयार है, वो कह रहा है ले जा भाई, हम टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, सस्ते दाम पे भी दे देंगे और उन्नत हथियार भी बेच रहे हैं। भारत में मोगामी क्लास युद्धपोतों की डिजाइन और दूसरे वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इसे ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने की भी चर्चा। और ये ब्रह्मोस दुनिया का सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल, नाम तो सुने ही हैं आप। इसकी लंबाई 132 मीटर और ये अधिकतम 30 समुद्री मील, नॉटिकल मील का है तो समुद्री मील, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। यह युद्धपोत एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों, टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन सिस्टम से लैस होता है। ठीक, चलिए अगली बड़ी खबर पे चलते हैं। क्या अगली बड़ी खबर? तो ये खबर है अपने मित्र देश से। रसिया जो है लगातार भारत को ऑयल सप्लाई करते आ रहा था। अब यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार उसने खुल के स्वीकार किया है कि हमारा तेल का प्रोडक्शन घटा है। भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि भारत तो सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। देखिए, असर ना पड़े इसीलिए तो वेनेजुएला के साथ और इराक के साथ भारत ने एग्रीमेंट किया है ना, पहले ही खोल रहे हैं। वेनेजुएला के साथ और इराक के साथ इसीलिए तो बातचीत बढ़ा रहा है ना कि किसी एक देश पे हम निर्भर ना रहें, क्योंकि यह तय है कि जैसे ही ईरान का युद्ध थोड़ा सा शांत होगा, अमेरिका फिर से रूस पर प्रतिबंध लगाएगा, रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर भी प्रतिबंध लगाएगा। ऐसे में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हित प्रभावित ना हो, बेहद जरूरी था कि हम अल्टरनेट कोई रास्ता ढूंढे। ठीक, अब ये देखिए मैप है रसिया का, है यहाँ से हम कैसे तेल लेते हैं? तो 2-3 रास्ते हैं। एक तो हम पाइपलाइन के थ्रू ले सकते थे, बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है और बीच में पड़ता है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। इसका रास्ता हमने निकाला था ऐसे, साउथ चाइना सी से होते हुए हम टैंकर मंगवाते थे। ठीक, अगली बड़ी खबर पे आते हैं। भारत से तो दोस्ती, लेकिन पाकिस्तानी नेवी को भी पनाह। श्रीलंका में आमने सामने आए दोनों देशों के युद्धपोत और चीनी सबमरीन। अब देखिए, पाकिस्तान के युद्धपोत श्रीलंका पहुंचे हैं, भारत का भी युद्धपोत श्रीलंका पहुंचे। मामला क्या है? मामला ये है कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस एरावत कोलंबो पोर्ट पे ऑपरेशन टर्न अराउंड यानी ईंधन भरने और रसद लेने के लिए रुका है, जबकि पाकिस्तान का एक पूरा नौसैनिक बैराक कोलंबो पोर्ट पहुंचा है, जिससे 2 युद्धपोत शामिल है। उसमें पीएनएस तैमूर और पीएनएस अस्ताल और एक पनडुब्बी पीएनएस एम हैंगोर शामिल है। श्रीलंका में एक ही दिन में भारत और पाकिस्तान के 2 युद्ध पहुंचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उसी दिन
भारतीय युद्धपोत की भी मेजबानी की। हाँ, अब कारण क्या है कि ये पहुंचे थे अपना रसद लेने के लिए। भारतीय जो युद्धपोत है ये अपना रसद लेने के लिए पहुंचे थे। वहीं पे सामना हो जाती है पाकिस्तानी सबमरीन से। ये रहा सबमरीन हैंगोर का, ये शायद काल्पनिक चित्र है, ये हम इसको वेरीफाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये जो है ना पाकिस्तान। अब आपका एक सवाल उठ रहा होगा कि पाकिस्तानी क्यों पहुंचे हैं, तो ये सद्भावना यात्रा पे भाई साहब निकले हुए हैं। ठीक, और इन्हें भी रसद चाहिए था। क्या है कि जब भी कोई देश यात्रा, कोई भी युद्धपोत अगर यात्रा पर निकलता है तो उसे रसद चाहिए होता है, ईंधन चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश, किसी न किसी बंदरगाह पे हुए अपना खाना पूर्ति तो भरते ही हैं। अगली बड़ी खबर पे चलते हैं। अगली बड़ी खबर क्या है? चीन की नई चाल, सैटेलाइट तस्वीरों में साउथ चाइना सी में दिखा इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में हटा लिया गया। अब देखिए, साउथ चाइना सी ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण? आप कहेंगे भैया कहाँ है साउथ चाइना सी, कहाँ है भारत? हैं, तो ये इतना महत्वपूर्ण कैसे हो जा रहा है, बताते हैं आपको। आप देखिए, ये है मैप। ठीक, ये है चाइना और ये है साउथ चाइना सी का हिस्सा। अक्सर आप सुनते होंगे कि साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी, फिलीपींस के साथ ये अक्सर लड़ते रहता है, वियतनाम के साथ भी तनातनी इसकी होते रहती है। अब भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए भाई, हम इनके साथ भी बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं, चाइना के साथ। है तो ये हमारा दुश्मन, लेकिन हम इस पे आज भी निर्भर हैं। दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, जो आपको कहना है कह लीजिए। दूसरा चीज़, इसके पड़ोसी हैं साउथ कोरिया। इनसे हम ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप से रिलेटेड बहुत सारे पार्ट्स, खिलौने, ये सारी चीज़ें मंगवाते हैं। इनके बगल में है जापान, ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा भारत का साझेदार है। तो इन देशों से जब भी कोई शिपमेंट्स आती है तो इसका रास्ता ही है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के रास्ते आता है, फिर यहाँ से निकल के बे ऑफ बंगाल में आता है और यहाँ जाके भारत की किसी पोर्ट, चेन्नई हो या फिर हैदराबाद हो या फिर इन्हीं दो एयरपोर्ट पे, ज़्यादातर इन्हीं दो एयरपोर्ट पे, या फिर लास्टली बहुत ज़रूरी होता है तो कोलकाता के एयरपोर्ट पे मंगवाया जाता है। अब आप कुछ दिन पहले ये नोटिस किए होंगे कि भारत यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। कहाँ पे? तो अंडमान एंड निकोबार में। पहले हमारी न्यूज़ बेल्ट की वीडियो पे शायद मिला होगा, नहीं मिला होगा तो जाइए न्यूज़ बेल्ट का वीडियो देखिए, ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। क्या है कि यहाँ पे अगर जितना मजबूत होगा चीन, भारत इसे रोक सकता है बे ऑफ बंगाल में। इसलिए भारत भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, अपना प्रेजेंस बे ऑफ बंगाल में बढ़ा रहा है। आपको ये पूरी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ बेल्ट, मेरा नाम था प्रभात, धन्यवाद।